सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक पर बात करूंगा। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची पर। समझने का प्रयास करेंगे कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची क्या है, इस समय यह क्यों चर्चा में बनी हुई है, यूनेस्को का इससे क्या संबंध है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे बिटकॉइन के संदर्भ में, समझेंगे कि बिटकॉइन क्या है, कैसे यह मार्केट में बनी हुई है, इस समय यह चर्चा में क्यों है और इससे जुड़ी हुई चिंताएं और मुद्दे क्या हैं, उसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आइए इन्हीं दोनों खबरों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची पर। अब इस सूची पर हम बात करें उससे पहले एक क्षेत्र का जिक्र बार बार आएगा, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। यह जो आपका मैप दिखाया गया है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर है आपका सिंगापुर। यहाँ पर देखिए इंडिया है और इधर से अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो आप दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको सिंगापुर दिखाई देगा। इस सिंगापुर को अगर हम थोड़ा सा बड़े स्केल पर देखें तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और ये है सिंगापुर। बहुत छोटा सा एरिया है, लेकिन इस समय चर्चा में बना हुआ है, तो इसे थोड़ा सा हमें समझना है। मैप इसलिए जरूरी है क्योंकि कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आएंगे और वह जो कॉन्ट्राडिक्शन आएंगे यहाँ के देशों के संदर्भ में आएंगे। ये जो एरिया मैंने सर्कल किया है, यहाँ पर कई देश हैं और उन देशों की सिंगापुर से कुछ आपत्तियां हैं, उसी के संदर्भ में हमें डिस्कशन करना है। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूनेस्को। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और इसी को हम शॉर्ट में यूनेस्को के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, यह क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। विशेष एजेंसी का मतलब ये क्या है, ये शिक्षा विज्ञान संस्कृति के क्षेत्र में क्या करती है, कार्य करती है और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकास और शांति को स्थापित करने का प्रयास करते। कुल मिलाकर शिक्षा विज्ञान संस्कृति और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, यदि इसमें विकास होता है तो इस विकास से शांति आएगी, और यही जो शांति स्थापित करने का प्रयास है, किसके माध्यम से, संस्कृति शिक्षा विज्ञान तकनीकी के माध्यम से, यह पूरा करने का जो मोटो है वह दिया गया है यूनेस्को को। इसकी जो स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में हुई थी और उसके अगले साल जो है कि 1946 में भारत भी इसका सदस्य बन गया। इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है, और यह बताने की जरूरत नहीं है कि पेरिस कहां पे। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, वह है आंद्रे अजोले, और वर्ष 2017 से वह इसकी जो है कि अध्यक्षा बनी हुई हैं। इसका जो कार्य है, जैसा कि हमने बताया, इसके नाम में ही निहित है, शिक्षा प्रकृति समाज विज्ञान संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो वर्णित किया गया है कि सभी को क्या मिले, न्याय मिले, कानून का राज स्थापित हो, मानवाधिकार की सुरक्षा हो सके और मौलिक जो स्वतंत्रता है उनका संरक्षण हो सके। प्रश्न आएगा कि यह आखिर इसके चार्टर से इसका क्या संबंध है। तो आपने देखा होगा कि जो भी एक सभ्य समाज आप जिसको कहते हैं, उसके केंद्र में क्या होता है कि वह समाज एक अलग समाज होता है, जहां की संस्कृति विशिष्ट होती है, जहां पे सभी लोगों का आदर सम्मान किया जाता है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, हर व्यक्ति का जो मानव विकास होता है उच्चतम स्तर पर होता है, असमानता कम होती है, सभी के पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं उपलब्ध होती है। स्वाभाविक है, अगर ऐसा समाज बनता है तो उससे क्या होगा, जो विश्व में शांति की प्रक्रिया है वो काफी मजबूत और स्थायी होगी। और इसी के लिए क्या किया गया है, जो हमने संयुक्त राष्ट्र बनाया है उसके चार्टर में भी हमने इन्हीं चीजों का उल्लेख किया है। तो संयुक्त राष्ट्र अपनी विशेष एजेंसियों के माध्यम से कई तरह के कार्य करता है, और उसी में संस्कृति शिक्षा प्रकृति के संदर्भ में यूनेस्को को भी जिम्मेदारी दी गई है। और इस समय इसके जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं, 11 इसके सहयोगी हैं और 2 इसके पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं।
ये तो था आपका यूनेस्को के विषय में। इसके जो कार्यालय होते हैं ये क्षेत्रीय कार्यालय जो होते हैं क्लस्टर के रूप में होते हैं। क्लस्टर को इस रूप में समझिए कि अगर इंडिया में इसका जो है कि कार्यालय है तो इसके समीप की जो 3-4 देश आते हैं उनका भी वो कार्यालय मान लिया जाएगा। ऐसे कार्यालयों को बोलते हैं क्षेत्रीय क्लस्टर कार्यालय। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि हर देश में इनके क्या हो कार्यालय बनाए जाएं। अगर एशिया में हम देखें तो एशिया में कुछ देशों में इनके कार्यालय बनाए जाएंगे जो कि समीपवर्ती देशों के लिए भी कार्यालय का काम करेंगे। और इनके क्लस्टर जो एक कार्यालय हैं इनकी संख्या है 27 और 21 इसके राष्ट्रीय कार्यालय। राष्ट्रीय कार्यालय का मतलब है कि जो उसी देश में उसी देश के लिए स्थापित किए गए हैं। यूनेस्को की विश्व की जो संस्कृति हो इसकी जो विरासत है, देखिए विरासत शब्द जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी संस्कृति है या किसी दूसरे देश की संस्कृति है उसकी एक अलग पहचान है, उसी पहचान को हम बोलते हैं विरासत जो कि उसके भूतकाल से जुड़ी। तो इसको सुरक्षित रखने का क्या किया जाता है, यूनेस्को के माध्यम से प्रयास किया जाता है। इस संस्कृति को इसलिए सुरक्षित रखना है ताकि प्रकृति में जो भी कुछ निहित है उसका एक मानवीय मूल्य स्थापित किया जा सके। तो हर देश की अपनी संस्कृति होती है और वहां के लोग उससे जुड़ाव रखते हैं और उन्हीं संस्कृतियों को सुरक्षित करने के लिए और साथ ही साथ कुछ जो विरासत स्थल होते हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, इनके मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए यूनेस्को क्या करता है, 2 श्रेणियों में 2 सूचियां निकालता है। पहला है मूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। इस सूची के अंतर्गत 3 प्रकार की उप सूचियां आती हैं, जैसे कि एक होता है सांस्कृतिक विरासत सूची, दूसरा है प्राकृतिक विरासत सूची और तीसरा है मिश्रित। अर्थात कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस अगर हैं, वह एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसका मूर्त रूप है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो है कि कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको शामिल कर दिया गया है, कुछ जो है कि आपके शहरों को शामिल किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किन किन शहरों को भारत के इसमें शामिल किया है। इससे मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा और आपके साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका भी होगा। दूसरा जो सूची है जिस पर हमें बात करना है, जिसकी व्याख्या मैं यहां पे करूंगा, वह है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। शब्द क्या है अमूर्त, इसका मतलब क्या है कि संस्कृति का वह भाग जो हमारे आपके जो है कि परंपराओं के रूप में है, जो हमारे आपके मनोविज्ञान के रूप में है, इसको बोला जाता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। ये जो सूची बनाई जाती है इसमें यह प्रयास किया जाता है कि जो भी संस्कृति की चीजें होती हैं, जैसे कोई नृत्य शैली हो, कोई मेला का जो कॉन्सेप्ट हो, कोई त्योहार हो, कोई गायन शैली हो, कोई कारीगरी हो, ये सभी चीजें क्या है, एक संस्कृति का भाग है जो कि व्यक्ति के दिमाग, हम किन परंपराओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं यह दिखाई नहीं देती। ये क्या है, अमूर्त हैं, अर्थात हमारे दिमाग में है और इन्हीं संस्कृतियों को बचाने के लिए प्रयास किया जाता है। कुल मिलाकर अगर कोई नृत्य शैली है, वह अनोखी नृत्य शैली है, उसका एक सांस्कृतिक महत्व है, तो उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। जैसे कि भारत में आप देखते हैं कई प्रकार के लोक नृत्य हैं और इसी के कारण भारत के जो इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें मैं बताऊंगा किन किन चीजों को शामिल किया गया। तो इस सूची का जो उद्देश्य है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के संबंध में जागरूकता बढ़ाया जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन परंपराओं, संस्कृतियों और उनके मूल्यों को संरक्षित किया जाए जो मानवीय विकास के एक चरण से होकर गुजरी है। और ये जो सूची स्थापित की जाती है, बनाई जाती है, इस पर ये वर्ष 2008 में एक कन्वेंशन हुआ था और उस कन्वेंशन में हमने ये तय किया था कि हमें क्या करना चाहिए कि जो संस्कृतियों का अमूर्त रूप है उसको भी संरक्षित करना चाहिए। सिर्फ हमें हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल जो शहर होते हैं उनको संरक्षित करने से कार्य नहीं चलेगा। क्यों? दरअसल है क्या कि जो चीजें हमें मूर्त रूप में दिख रही हैं वह तो वह चीजें हैं जो सामने आ पाए, लेकिन हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृतियों में बहुत से चीजें ऐसी हैं, चाहे हमारी पूजा पाठ की पद्धति हो, हमारे सोचने का स्तर हो, हम किस क्षेत्र में कैसा झुकाव रखते हैं। जैसे आप हो सकता है वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, या आप किसी खास वर्ग के विषय में कैसा सोचते हैं, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से भी तो संबंधित है। हमारी जो खान पीन की शैली है, हमारी जो रहन सहन की शैली है, ये भी क्या है, हमारे इसी अमूर्त रूप से जुड़ी है। तो इसको संरक्षित करने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है।
इस सूची के माध्यम से। तो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 15वें सत्र के इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में सिंगापुर की जो हॉकर संस्कृति है इसको शामिल कर लिया गया। ये जो सूची है इसमें एक नया नाम जोड़ दिया गया है और वो है हॉकर संस्कृति। हॉकर संस्कृति, जैसा कि आपको हॉकर आप किसको बुलाते हैं? जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सामान आपको घरों तक लाकर पहुंचाते हैं। तो सिंगापुर की ये जो संस्कृति है जिसको इसमें शामिल किया गया है, एक जीवंत संस्कृति है। यहाँ जो सिंगापुर में जब आप जाएंगे तो यहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या जो हॉकर्स होते हैं वह एक खास प्रकार की आत्मीयता आपको दिखाएंगे। आत्मीयता इस रूप में नहीं दिखाएंगे जबरदस्ती बुलाकर आपको कहें खाइए, नहीं। उनके बेचने का तरीका, उनके बातचीत करने का तरीका, आपका स्वागत सत्कार करने का तरीका एक आत्मीयता झलकाता है। और इसी संस्कृति को अभी क्या किया गया है, इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो है क्या कि अगर आप यहाँ के सिंगापुर के सड़कों पर जाकर, जैसे आप अपने शहर में निकलते हैं, कोई एरिया होता है जहाँ पे आप स्ट्रीट फूड खाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कई जगह रूड बिहेव होता है, कई जगह बहुत अच्छा माहौल होता है, कई जगह आपने देखा होगा लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, सब कुछ होता रहता है। हर जगह पर जो है कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस संस्कृति की एक खासियत यह है कि यहाँ पर आपको तनाव नहीं देखने को मिलेगा, यहां पर हमेशा आपको जिंदा दिली देखने को मिलेगी। और इस संस्कृति को यूनेस्को ने अलग माना और कहा कि यह जो है कि यहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यहाँ पर जो उपभोक्ता जाते हैं, उनके बीच में जो आत्मीयता है यह अनोखी है। इसको बढ़ाने की, इसको प्रचारित करने की और सभी तक पहुंचाने की जरूरत है। इसी के कारण इसको शामिल किया गया। ये जो संस्कृति है यह बहुसांस्कृतिक पहचान को मान्यता प्रदान करती है। ये बहुत बड़ा शब्द है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुसांस्कृतिक पहचान का मतलब है कि अगर आप वहां पे जाएंगे तो सिंगापुर के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं आपको ये नहीं कहेंगे कि आप उनके यहाँ की ये चीज खाइए। आप जो खाना चाहेंगे, जो उनके पास अवेलेबल हो, और उनका प्रयास यह रहता है कि आप अगर कहीं से भी आए हैं तो आपके लिए जो है कि खाने की व्यवस्था हो। दरअसल है क्या कि सिंगापुर का जो पूरा आपको मैंने छोटा सा एरिया दिखाया, इनके जो कि जीडीपी का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है, वह है टूरिज्म। और दरअसल ये टूरिज्म कैसे प्रमोट हो सकता है, इस वजह से हो सकता है कि अगर आप इंडिया से गए हैं तो आप अगर यहाँ के स्ट्रीट फूड मार्केट में जाएंगे तो आपको जो भी इंडियन चीजें हैं वो भी आपको खिलाई जाएंगी। तो स्वाभाविक है आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। और यह कैसे सुनिश्चित हो पाता है, जब हम बहुत संस्कृतियों को पहचान को मान्यता देते हैं, अर्थात सिर्फ अपनी चीजों को नहीं थोप हैं, तो ही संभव हो पाता है। ऐसा यहां पर हो रहा है। और इसी के कारण यह कहा गया है कि ये जो संस्कृति है, जो सभी संस्कृतियों के खाद्यान्न शैली को अपना रही है, ये अच्छी संस्कृति है। इसका जो है कि विकास किया जाना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें वहां पर लगी हुई हैं, आपको उन्हीं को खाना है। एक व्यक्ति की भी कुछ खाने की इच्छा है तो कोशिश होती है कि वो आपको प्रदान किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि दरअसल यहाँ के लोग तैयार हैं हर संस्कृति की उन चीजों को अपनाने के लिए, आपको बनाकर खिलाने के लिए जो आपकी संस्कृति का क्या है, भाग। यूनेस्को ने कहा है कि ये केंद्र सामुदायिक भोजन कक्ष के रूप में काम करते हैं, जहां विविध पृष्ठभूमि के लोग एकत्रित होते हैं। ध्यान दीजिए, विविध पृष्ठभूमि का लोग मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अमीर से लेकर गरीब हर वर्ग के लोग दिखेंगे। यह जो है कि एक ओपन एयर फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट जहां पर आप भोजन करने जाते हैं, एक ओपन, स्वाभाविक है स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वह सड़कों के किनारे पर लगाते हैं तो ओपन, और एक दूसरे से उसी प्रकार का यह व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप अपने परिवार, अपने समाज में चाहते हैं। स्वाभाविक है ऐसा जब आपको मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। इसी के कारण इसको यहाँ की जो हॉकर संस्कृति के विकास में यहाँ के सरकार का प्रमुख योगदान है। 1970 के दशक में यहाँ जो है कि यहाँ की सरकार ने क्या किया, सड़क के जो विक्रेता थे अर्थात जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको सहूलियत प्रदान की और इनको कहा कि हम एक हॉकर केंद्र बनाते हैं। और इस हॉकर केंद्र को बनाकर यहाँ पर इन्होंने कहा कि जिसको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है, स्ट्रीट वेंडर्स को, वह अपनी सहायता यहाँ से ले सकता है। अब बताइए, जब सरकार ही क्या करेगी, स्ट्रीट वेंडर्स को बढ़ावा देगी, स्वाभाविक है वहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या होगा, जो काम करना है वो आसान हो जाएगा और इसी के कारण बढ़ पाए। सोचिए अगर भारत में भी ऐसा हो। हर जगह आपने देखा है कि कहीं पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो है कि ठेला नहीं लगाने देते, कहीं
पुलिस जो है कि हफ्ता वसूल करती है, लेकिन ऐसा हो कि यहाँ पर भी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के महत्व को समझे, तो क्या यहाँ पर जो संभावना है किसी देश से कम है? नहीं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो जो खाने की शैली है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारे यहाँ तो बहुत तरह के पकवान हैं। इस वजह से यहाँ का जो महत्व है जो सरकार ने किया, अगर हम भारत में करते हैं तो आने वाले समय में हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका हो सकता है। फ्रांस के भोजन और बेल्जियम की बियर को भी इस सूची में शामिल कर दिया गया है। अब दरअसल यूनेस्को के इस फैसले पर जो है कि मलेशिया ने आपत्ति प्रकट की है। आपत्ति इस वजह से प्रकट की है कि उसका कहना है कि जो मलेशिया का स्ट्रीट फूड है वह बेहतर है सिंगापुर से, और यह दोनों के बीच के टकराव का कारण बन गया। दरअसल है क्या कि एक छोटे से समय काल के लिए जो सिंगापुर था वह मलेशिया के अधीन रहा था। वर्ष 1965 में क्या हुआ, जब सिंगापुर स्वतंत्र हुआ तो इसने अपनी संस्कृति को अलग कर लिया, और यह कहा जाता, जैसे कि हमने कहा 1965 में क्या हुआ, यह आजाद हुआ, और हमने क्या कहा 1970 के दशक में सरकार ने कहा कि हम स्ट्रीट वेंडर्स को बढ़ावा देंगे, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए केंद्र की स्थापना करें। तो अब मलेशिया का कहना है कि जो आप स्ट्रीट वेंडर्स की ये जो पहचान है जिसको यूनेस्को बढ़ावा दे रहा है, ये तो हमारी पहचान है। तो देखिए है क्या कि एक देश से अलग हो गया है जब देश, और उसका अगर स्ट्रीट फूड या उसका कल्चर अलग है तो यह नहीं कहा जाएगा कि उसके ओरिजिनल जहां से उसका विकास हुआ था उसको दिया है, क्योंकि 1970 से लेकर अभी तक सिंगापुर ने अगर अपनी इस संस्कृति को बचा कर रखा है तो काफी काबिल तारीफ है। तो कुल मिलाकर मलेशिया का यह जो आक्षेप है इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची देख लीजिए, कुछ नाम बता रहा हूं, आपसे पूछा जा सकता है इसमें क्या शामिल है क्या नहीं। जैसे हमारे यहाँ जो वैदिक जप की परंपरा है इसको इसमें शामिल किया गया है। जो रामलीला होता है, जो रामायण का जो पारंपरिक प्रदर्शन है इसको शामिल किया है। तो ये तो अमूर्त है ना, ये तो कहीं मूर्त नहीं दिखता। अब आप कहेंगे लोग एक्ट करते हैं, तो एक्ट करना अलग चीज है, ठीक है। और दूसरा यह है इसमें जो शामिल है वह है दो चीजें हो गई, रामलीला हो गया, फिर कुट्टी आटम है, इसमें राममन है, और बाकी सभी नाम लिखे हुए हैं। आप पीडीएफ में इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसकी कोई व्याख्या नहीं करनी हो सकती है, सभी चीजें आप जानते हैं। नृत्य हैं जो है कि कहीं पर जो है कि कोई बौद्ध लद्दाख का जैसे बौद्ध जप है, ये परंपरा है। इसमें आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कुंभ मेले का, ये जो प्रयागराज का जो कुंभ मेला है, इसको चूंकि यहाँ पर एक अनोखा संगम होता है संस्कृत, इसको भी शामिल किया है। ये सभी चीजें हैं, इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इस पर हम लोग समय थोड़ा कम खर्च करें। अब आते हैं एक जो है कि अगले टॉपिक पर जो कि बिटकॉइन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए एक बिटकॉइन की जो कीमत है वो इतना दिखाया गया है, और यह पुराना डेटा नहीं है, जब हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे आधे घंटे पहले का ये आपका है। अब सोच लीजिए एक बिटकॉइन की कीमत इतनी है। अब मुझे भी नहीं पता बिटकॉइन क्या होता है, आपको भी नहीं पता, तो थोड़ा हम बेसिक से समझते हैं। और बेसिक से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक जो है कि कोई समोसे की दुकान बना लेते हैं, मान लेते हैं अग्रवाल स्वीट्स है, ठीक है। जो लोग मुखर्जी नगर से परिचित होंगे इस नाम से जानते होंगे। अदरवाइज आपके लिए क्या है, जो आपका बगल का जो भी मिठाई की दुकान है जहां हमें समोसा वगैरह मिल सकता है उसको आप मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम 4 लोग हैं, ठीक है। मेरा नाम है मान लेते हैं सुरेश है, यहाँ पर एक हमारे मित्र हैं रमेश हैं, यहाँ पर एक सोनू है, और यहाँ पर एक है मोनू। हम चारों को क्या हुआ, इच्छा हुई कि हमें क्या करना है, अग्रवाल स्वीट्स पर जाना है और यहां पर क्या करना है, समोसा खरीदना है। हम लोगों ने क्या किया, टाइम फिक्स किया, पहुंच गए। अग्रवाल स्वीट्स पे गए तो हमें एक अनोखी चीज देखने को मिली। अनोखी चीज ये देखने को मिली कि हमने इनको पैसे दिए और इन्होंने हमको जो है कि सामान नहीं दिया, समोसा नहीं दिया, इन्होंने हमें कुछ जो है कि कॉइन्स दे दिए। और कॉइन्स कैसे हैं, प्लास्टिक के, जिसमें लिखा हुआ है 10, 20, 50 समथिंग लिखा हुआ। ये क्या है, एक टोकन है। हमने इनसे पूछा इस टोकन का हम क्या करें, इन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, आप जहां समोसा मिल रहा है जिस स्टॉल पे, आप वहां पर जाइए, आप जब ये टोकन देंगे वो आपको समोसा दे देंगे। तो हम लोगों को लगा कि ये तो बड़ा अच्छी चीज है। अच्छी चीज ये हुई कि हमने एक ही जगह पर पैसा दे दिया, अब उनसे हमने क्या कर लिया, टोकन ले लिया। फिर हमारे पास टोकन अगर ज्यादा बचा है तो हमने समोसे खाए, फिर मन हुआ कि नहीं हमें जो है कि कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। अब हम वहां से चले आए।
फिर क्या हुआ कि एक साल बाद जो है कि मालूम चला कि जो हमारे चारों दोस्त हैं, अर्थात मैं तो हूं सुरेश, बाकी मेरे जो तीनों दोस्त हैं वो जो है कि कहीं बाहर चले गए किसी काम से, मान लेते हैं चले गए। तो ये जो रमेश हैं ये चले गए, मान लेते हैं यूएस से चले गए, ये जो सोनू है ये चले गए कनाडा, और एक व्यक्ति जो है कि ये जो मोनू है ये चले गए यूरोप। अब जब ये चले गए, एक साल बाद ये हुआ कि हम लोगों को मिलना है, या फिर ये लगा कि हमें जो है कि जो है कि मिलना चाहिए, और फिर जो है कि कुछ कर हम चारों लोग मिले। तो हम जब चारों लोग मिले तो सबके पास अपनी अपनी मुद्राएं थी। जैसे कि मेरे पास जो मुद्रा थी, मान लेते हैं हम इंडिया में ही मिल रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास जो कि रुपया था, इनके पास यह कुछ मुद्राएं लेकर आए थे। तो कुछ मुद्राएं जब ये लोग इंडिया लेकर आए, मान लेते डॉलर वगैरह समथिंग लेकर आए, तो कुछ तो इन्होंने क्या किया, जो एयरपोर्ट पर चेंज कर लिया, कहीं बैंक में चेंज कर। लेकिन कुछ लोगों के पास अभी कनाडा की मुद्राएं हैं, यूएसए की मुद्राएं, यूरोप की मुद्राएं, सभी लोग बैठे हालचाल ले रहे थे। इसी में एक विचार आया, विचार यह आया कि क्यों ना एक ऐसी मुद्रा हो जो कि सबके लिए कॉमन हो। तो ये हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, कॉमन तो है ही है। लोगों ने कहा कि डॉलर है, लगभग कॉमन। कहा कि नहीं, अगर हम इन चारों को क्या करना है, पैसे का लेन देन करना है। मान लेते हैं मैं जैसे मान लेते हैं मैं सुरेश हूं, मैंने कहा मेरे पास पैसे की कमी है, तुम लोग वहां पर जाना, मुझे पैसे भेज देना। उन्होंने कहा ठीक है हम भेज देंगे। तो अब ये जो तीनों व्यक्ति हैं इनके अपनी अपनी पास करेंसी है। ये मुझे भेजने के लिए क्या करेंगे कि किसी बैंक में जाएंगे और बैंक से जो है कि पैसे ट्रांसफर करके मुझे भेजेंगे। फिर हम लोग दिमाग में आए क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई एक ऐसी करेंसी बनाएं जो कि क्या हो, हम चारों लोगों के लिए वैलिड हो, और जिसमें कोई भी बैंक बीच में ना हो। अब कोई बैंक बीच में ना होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो हम लोग लेन देन करें, आपस में लेन देन करें। प्रश्न आएगा कि आखिर हम लेन देन करके करेंगे क्या। मान लेते हैं हमने एक कागज पर लिख कर दे दिया, अर्थात मैं सुरेश हूं, मुझे इन तीनों लोगों ने लिख कर दे दिया कि लो हम 100 रुपए लिख कर देते हैं, इन्होंने कहा लो हम 100 रुपए लिख कर देते हैं, तो इससे होगा क्या। फिर हमने कहा नहीं, हम क्या करते हैं कि यह जो हम मुद्रा बना रहे हैं इसका और लोगों से कहते हैं कि वो लोग भी जुड़े। तो हम लोग कंपनियों से कहेंगे कि देखिए हमने एक मुद्रा बनाया है, यह जो मुद्रा है डिजिटल मुद्रा है। डिजिटल मुद्रा का मतलब है कि आपको कोई एक कोड मिलेगा, तो इसका कुछ मूल्य है। प्रश्न आएगा कि कितना मूल्य है, तो हम कह देंगे कि जितनी डिमांड और सप्लाई है। मान लेते हैं हमने जो है कि 10 जो है कि मुद्रा बनाई। अब फिर से आप अग्रवाल वाले वहीं दुकान पर आइए। मैंने आपसे क्या कहा कि हमने उनको पैसे दिए, और पैसे देने के बाद उन्होंने मुझे टोकन दिया। तो जो टोकन दिया होगा उसकी कुछ कीमत रही होगी ना, ऐसा तो पूरा डब्बा उठा के टोकन का नहीं दे दिया होगा। ठीक, इन्होंने कुछ टोकन दिया होगा, उस टोकन की कुछ वैल्यू। यहां पर हम लोगों ने कहा कि यहां पर 10 जो है कि हम मुद्रा बनाते हैं, डिजिटल मुद्रा बनाते हैं। जैसे डिजिटल मुद्रा को आसान थोड़ा सा और समझाएं, मैं टॉपिक से जोड़ने के लिए आपको एक कहानी सुना रहा हूं, काफी जो है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब देखिए डिजिटल मुद्रा को क्या, जैसे कि हम कहते हैं कि हम एक नंबर जनरेट करते हैं, उस नंबर का क्या होगा, एक मूल्य होगा। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर आपको कूपन का कोड मिलता है, तो कूपन को क्या होता है कि कहीं पे आप डालते हैं, उस कूपन अगर वैलिड होता है तो आपको पता चलता है कि आपको 500 रुपए का छूट मिल गया, 1000 रुपए मिल गया ना। ठीक इसी तरह हमने कहा कि हम क्या करते हैं, एक करेंसी बनाते हैं, और इस करेंसी को हम चारों लोग आपस में भी लेन देन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि धीरे धीरे इस करेंसी से सभी लोग जुड़े, और जितने लोग जुड़ते जाएंगे तो ये जो 10 करेंसी का मूल्य है वह क्या होगा, जब इस 10 करेंसी का डिमांड ज्यादा होगा तो अपने आप इसका मूल्य बढ़ता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमने रखा कि 1000 रुपए, अब मालूम चला कि कंपनियां भी इससे जुड़ने लगी, बैंक वाले भी जुड़ने लगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं कि ठीक है यार तुम्हारा जो विचार है ये मुद्रा का हमको दे दो। प्रश्न आएगा आखिर बिजनेसमैन क्यों कहेंगे, तो बिजनेसमैन भी ये चाहते हैं कि बीच का जो मीडियोकर की भूमिका है बैंक वगैरह की खत्म हो। हम लोग क्या करें, किसी को मुझे पैसा भेजना, मान लेते हैं बिजनेसमैन ए है और इसको बिजनेसमैन बी को पैसा भेजना है, तो उसको लगता है कि हम बैंक को क्यों बताएं किसको भेजना, क्यों भेज रहे हैं, क्यों बताएं, हम सीधे भेज देते हैं। तो वो उसके पास रहेगा कि वो कहेगा कि ठीक है आप मुझे, बिजनेसमैन ए कहेगा हम लोगों में से किसी से कि आप मुझे क्या करो, ये 2 मुद्रा दे दो। हमने इसको 2 मुद्रा दे दिया, और ये कहेगा बी से कि लो 2 मुद्रा तुम ले लो। अब ये मुद्रा किसके पास आएगी, बी के पास आएगी, और बी क्या
करेगा, ऐसे ही सी व्यक्ति को जोड़ देगा, धीरे धीरे क्या होगा, चैन बनने लगेगा और इस चैन से एक मुद्रा बनेगी। और ये जो मुद्रा है इसका नाम रखा है हमने डी कॉइन। डी कॉइन इसलिए हमने दोस्ती के कॉइन का शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया है डी कॉइन। अब ये जो डी कॉइन बन गया है, अब इसको हम सर्कुलेट करेंगे, धीरे धीरे इसका जो मूल्य है डी कॉइन का वह इतना हो जाएगा और इस मुद्रा, यह जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका नाम है बिटकॉइन। अब थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे कि दरअसल ये डिजिटल मुद्राएं होती हैं। बाकी टेक्स्ट के माध्यम से बहुत कुछ चीज मैं जो बिटकॉइन के संदर्भ में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, हो सकता है जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी। यहां पर जो हमने अग्रवाल स्वीट्स पर समोसे खाए हैं और उसके बाद से जो हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाई है, सभी चीजों का मैं आपको जिक्र करूंगा, उनको समझाते हुए चलूंगा। तो प्रश्न आएगा बिटकॉइन क्या है और यह चर्चा में क्यों है। देश दुनिया के किसी भी व्यक्ति या संस्था या देश को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करना होगा, लेन देन को बढ़ावा देना होगा। और लेन देन किस में किया जाएगा, एक करेंसी में किया जाएगा, एक मुद्रा में किया जाएगा। तो इसके लिए प्रत्येक देश क्या करता है, अपनी एक मुद्रा निकालता है, एक करेंसी निकालता है, जैसे भारत का रुपया। अब ये जो करेंसी है इसको हम देखते हैं, चाहे रुपया हो, डॉलर हो, कुछ भी हो, हम इसको छू सकते हैं। ये जो करेंसी निकाली गई है सरकार या किसी बैंक के द्वारा निकाली गई है, इसको बोलते हैं फिएट मुद्रा। ठीक इसी तरह से जो तकनीकी, चूंकि आजकल तकनीकी समय है, तो ठीक इसी तरह से एक और करेंसी निकाली जाती है। ये कौन सी थी, जो सरकार और बैंक के द्वारा निकाली गई, ये तो थी फिएट करेंसी। एक ऐसी होती है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक प्रकार का डिजिटल करेंसी है, जैसा कि हम 4 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसको हमने फिर ए को बेचा, ए ने बी को दे दिया और फिर धीरे धीरे चैन बना। तो ये क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो में दरअसल है क्या, एक आभासी मुद्रा है, अर्थात जैसे हम लोग टोकन लिए थे अग्रवाल, ऐसा टोकन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमने क्या किया, उसको हम कहेंगे कि लो, हमने तुम्हारे अकाउंट में क्या कर दिया है, कुछ पैसे भेज दिए और अब हमको समोसा दिलवा दो। वो तुरंत समोसे वाले को ऑर्डर देगा कि दे, इनको आप सामान दे दो, क्योंकि इन्होंने मुझे भुगतान कर दिया है, रुपए में नहीं किया है, एक आभासी मुद्रा में किया है, डिजिटल। तो आप यहां पर डिजिटल के संदर्भ में समझ लीजिए कि आप गए दुकान पर, आपने क्या किया, फोन पे यूज किया, गूगल पे यूज किया, कुछ भी यूज किया, आपने पैसे दे दिए, उस सामान आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो आप फोन पे गूगल पे यूज कर रहे हैं, इसमें बैंक है, फोन पे है, कंपनी है, ये जो है कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये क्या है कि बैंक इसमें है, लेकिन ये डिजिटल भुगतान जरूर हो रहा। लेकिन हमें क्या बनाना है, हम 4 लोगों ने जो मिलकर बनाया था वो डिजिटल मुद्रा भी थी और वो क्रिप्टो करेंसी थी। प्रश्न आएगा कि आखिर क्रिप्टो का क्या अर्थ होता है। तो दरअसल क्या होता है, कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम होता है उससे करके, एल्गोरिदम को आसान समझिए, कोडिंग करके क्या किया जाता है, करेंसी बनाई जाती है, डिजिटल करेंसी बनाई जाती है। और जब इस प्रकार के हम डिजिटल करेंसी बनाते हैं, जो कि कंप्यूटर की एक खास एल्गोरिदम पर यूज होती है, काफी कठिन होती है, उसको हम कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो इसलिए कह रहे हैं कि दरअसल इसमें क्या है, इसमें जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं उसकी जानकारी दूसरे व्यक्ति को नहीं है। हम 4 लोगों ने क्या किया है, उसकी कोडिंग की है और वह जो कोडिंग करके हमने एक करेंसी बनाया है, उसको दूसरा कोई डिकोड नहीं कर सकता। उसको डिकोड करने के लिए क्या करना होगा कि जो है कि उसको जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है उसको डिसइनक्रिप्टेड करना होगा, जो कि आसान नहीं होता है। तो थोड़ा सा पहले यहां पर एक चीज समझते हैं, आखिर यह जो क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, एक्चुअल इसका थोड़ा सा मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, क्रिप्टो जो है शब्द है, जो क्रिप्टोग्राफी शब्द है, यह ग्रीक शब्द क्रिप्टो से बनी है और इसका मतलब होता है हिडन सीक्रेट्स, अर्थात छुपे हुए जो रहस्य उसका होता है। अब होता क्या है कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी सूचना को इस तरह से इनक्रिप्ट कर देते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति ना पढ़ पाए, तो इसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम क्या करें, अगर कोई मुद्रा बना दें जो कि हमें पता हो कि यह क्या है, इसकी क्रिप्टोग्राफी हमने ही की, कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं कर सकता, तो ऐसी मुद्राओं को बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी। अब जैसे कि आपको पता है कि जब कोई आप डेटा जो कि काफी जो है कि हो सकता है सीक्रेट हो, उसको जब आप भेजते हो तो आप क्या करते हो, उसको अनरीडेबल जो है कि सीक्रेट कोड्स में कन्वर्ट कर देते हो और इस डेटा को वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो इसको डिक्रिप्ट कर सकता हो। तो जो डिक्रिप्ट डेटा होता है इसको बोला जाता है प्लेन टेक्स्ट और जो इनक्रिप्ट डेटा होता है
उसको बोला जाता है सिफर टेक्स्ट। ये जो चीजें हैं कई बार आपको उलझाने के लिए पूछ ली जाती हैं, इसलिए हमने बता दी। तो अब हुआ क्या कि जैसे यहां पर हम इन चीजों को यूज करते हैं, ठीक इसी तरह से क्या होता है, जो बिटकॉइन है ये भी क्या है, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, और इसकी जो सूचनाएं हैं वह क्रिप्टेड की गई होती हैं। क्रिप्टेड करने का मतलब है कि यह कोई जो है कि मुद्रा तो है नहीं जो कि आप ले सकें, एक दूसरे को दे सकें, जैसे रुपया देते हैं। ये क्या है, कुछ आपको अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिलते हैं, और इन अल्फा न्यूमेरिक नंबर को वही व्यक्ति डिकोड कर सकता है जो कि बिटकॉइन से जुड़ा हुआ। मेरे पास बिटकॉइन है, जैसा कि मैंने बताया सुरेश हूं मैं, ऐसे रमेश के पास है, ऐसे सोनू मोनू के पास है। तो अगर ये आपस में बिटकॉइन का लेन देन करते हैं तो यह क्या कर पाएंगे, यह जो इनक्रिप्ट है उसको जो है कि उसको सुलझा पाएंगे, और उन्हें पता चल पाएगा कि आखिर कितनी बिटकॉइन का हम लेने। कोई तीसरा व्यक्ति इसको पता नहीं कर सकता है, और जब तीसरा व्यक्ति इसको पता नहीं कर पाएगा तो इसमें ना तो धोखाधड़ी की संभावना होगी और ना ही कोई बीच में अथॉरिटी होगी। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया कि बैंक होता है जो कि मीडियोकर के रूप में कार्य करता है। उससे क्या होता है कि जैसे ही आप किसी को पैसे भेजते हैं, उसका नाम पता सब कुछ वो क्या कर लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। तो इसमें कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई सरकार की भूमिका नहीं होती, कोई यहां पर बैंक नहीं होता, और इस तरह से जो लेन देन होता है पीयर टू पीयर, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में होता है, जैसे कि हम चारों ने आपस में किया था। अब जैसा कि होता क्या है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो अगर आप नोटबंदी कर दो तो भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही तो इसकी करेंसी का मूल्य कम होगा। जैसे नोटबंदी आपने कर दिया, आपने कहा कि 1000 रुपए के नोट आज से नहीं चलेंगे, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुल मिलाकर यहां पर जो आप अपना पैसा है उसको छुपाकर रख सकते हो, और यह है क्या है, क्रिप्टो करेंसी। अब जो क्रिप्टो करेंसी है यह जो है कि ये इसी का एक रूप है बिटकॉइन। तो थोड़ा सा बिटकॉइन के संदर्भ में फिर समझते हैं, फिर आगे हम चीजों को आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा कि यह क्या है, कंप्यूटर एल्गोरिदम पे है, और इसमें क्या किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से मुद्रा जनरेट की जाती है। और ये जो क्रिप्टोग्राफी से मुद्रा बनाने का जो चलन बढ़ा था वर्ष 2008 की जो वैश्विक महामंदी आई थी उसके बाद हुआ, और इसी के कारण शुरुआत इसकी जो होती है वर्ष 2009 से होती है। और इसमें यह माना गया था कि एक सतोशी जो है कि नाकामोतो एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। बहुत क्लियर नहीं है कि आखिर इस बिटकॉइन को किसने बनाया, लेकिन मान लेते हैं एक सतोशी नाकामोतो एक व्यक्ति, एक ग्रुप था, उसने बनाया, जैसे कि हम चारों ने मिलकर बनाया। उसके बाद क्या किया कि इसको जो है कि सर्कुलेट कर दिया। इसने कहा कि हमारे पास बिटकॉइन है, मान लेते हैं 1000 बिटकॉइन, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा 10 हम लोगों ने जो है कि डी मुद्रा बनाया था, दोस्ती के नाम पर बनाया था 4 लोगों ने मिलकर। ऐसे इन लोगों ने कहा कि हमने बिटकॉइन बनाया है, इसका मूल्य होगा, आपको अगर किसी को खरीदारी लेन देन करना है तो आप इस मुद्रा में करिए। तो उस समय लोगों ने ज्यादा इस पर रुचि नहीं दिया, लेकिन लोगों को एक चीज पता चल गया कि आने वाला जो समय है वो डिजिटल मुद्रा का है, तो धीरे धीरे मूल्य बढ़ने लगा। और आज मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया कि आखिर इसका मूल्य कितना है। सोचिए इसमें क्या हुआ होगा कि कोई ग्रुप, कोई व्यक्ति बैठा होगा, जैसे हम 4 लोग बैठे, उन्होंने कंप्यूटर के जो एक खास जो है कि तकनीकी है क्रिप्टोग्राफी, उसको यूज किया होगा, और उसके माध्यम से कुछ नंबर जनरेट किए होंगे, और उन नंबरों को कहा होगा ये है बिटकॉइन, और उसको लो, और सभी लोग जब लोग इसमें जोड़ते चले गए, अब कैसे इसका कीमत बढ़ी होगी। जैसे कि हमने बताया, मैं सुरेश, 4 लोग और हम 4 लोग थे, हम 4 लोगों ने अपने दोस्तों को जोड़ा। हमने कहा कि तुमको अगर ये मुद्रा चाहिए तो तुम ले लो। उन्होंने कहा ठीक है, एक मुद्रा मुझे दे दो, डी मुद्रा जो हम लोगों ने बनाया। ऐसे धीरे लोग चढ़े, धीरे धीरे इससे कंपनियां जुड़ने लगी, धीरे धीरे इससे जो अन्य प्रमुख प्रतिष्ठान है वो जुड़ने लगे। क्योंकि क्या है, किसी भी मुद्रा का जो बेसिक चीज है वह क्या है, उसके खरीदने की क्षमता। और जब लोगों का भरोसा है तो कोई व्यक्ति इसको लेन देन करने से नहीं रोक सकता। कैसे नहीं रोक सकता? जैसा कि मैंने अग्रवाल सीड्स का आपका उदाहरण है, अग्रवाल सीड्स पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं, हमने तुमको पैसा दिया है तो तुम क्या करो, हमको पैसा ही दो कि हम वहां पर लेके जाए। उसने एक व्यवस्था बना रखी है ना कि आप जाएंगे, पैसा देंगे, टोकन देगा, आप समोसे ले लेंगे। इसी तरह से जब अग्रवाल सीड्स पर समोसे के लिए लोगों का भरोसा है, ठीक यही भरोसा जब डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में हो जाता है तो ये मुद्रा क्या हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है। और जब क्या होगा
कोई भी डिजिटल मुद्रा जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो अपने आप क्या होगा, मूल्य बढ़ने लगेगा। और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया इसका मूल्य कितना हो गया। तो बिटकॉइन के जो निर्माणकर्ता थे उनका मानना था कि आपसी लेन देन के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, जैसा कि हम 4 लोगों ने बैठ के किया। वर्तमान समय में जब भी हम पैसे भेजते हैं तो जैसा हमने बताया कि उनको सब पता चल जाता है किससे लेन देन करना है, किससे नहीं करना है, और एक मध्यस्थ की भूमिका है। इसी को खत्म करने के लिए एक बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट आया। अब होता क्या है कि यह जो क्रिप्टो करेंसी 2009 से चल रही है, अब तक जो है कि इसके इस तरह की हजारों क्रिप्टो करेंसी बन चुकी हैं, जिसमें से एक नाम बिटकॉइन है, जो कि अभी तक अगर देखें तो काफी पॉपुलर नाम माना जाता है। आप मुझे और क्रिप्टो करेंसी के नाम बता सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमें यहाँ पे बिटकॉइन की बात करनी है, अन्य नामों से लेकर हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है आखिर बनती कैसे, कैसे यूज होती? तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी हमने समझ लिया, हमने अल्फा न्यूमेरिक जो है कि कोडिंग की है, उस कोडिंग से हमने डिजिटल करेंसी बनाया है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कह रहे हैं। यह क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार ही है, कौन सा? बिटकॉइन। अब ये जो बिटकॉइन है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित होती। प्रश्न आएगा ये नई आफत क्या आ गई? तो देखिए है क्या कि ब्लॉकचेन तकनीकी का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं ये एक हम चेन बना रहे हैं, इस चेन को आप देख रहे हैं कि एक जो हम नई चेन जुड़ रहे हैं ये पुरानी चेन से क्या है, जुड़ी हुई है। अर्थात ये वाला जो है इससे जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा है इससे जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ब्लॉकचेन तकनीकी। मतलब हम 4 लोग जो स्टार्टिंग में थे, सुरेश थे, रमेश थे, सोनू मोनू थे, इन 4 लोगों ने जो मुद्राएं बनाई, बाद में जब ये कहेंगे कि हमें और मुद्रा बनाना है, तो ऐसा तो है नहीं, कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है कि फैक्ट्री लगी हो और वहां से मुद्रा छाप लेना। तो चारों लोग कहेंगे ऐसा करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि 10 जो एक मुद्रा थी, और धीरे धीरे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कोडिंग की थी उसी कोडिंग में और कोडिंग जोड़ते चले जाएंगे, और यह बन जाएगा ब्लॉकचेन तकनीकी। आसान शब्दों में ये ब्लॉकचेन इसलिए है क्योंकि पुराने वाले ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। अब देख लीजिए होता क्या है, इस ब्लॉकचेन में एक शब्द आता है माइन करना। तो सबसे पहले समझिए कि ब्लॉकचेन तकनीकी को हम और कैसे समझ सकते हैं। एक शब्द तो समझते हैं ब्लॉक, फिर समझेंगे चैन, और फिर उसके बाद समझेंगे तकनीकी क्या। तो देखिए जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन तकनीकी एक ऐसी तकनीक है जिसमें पैसे का स्थानांतरण बिना किसी बिचौलिए के किया जा सकता है। जैसे कि हमने कहा कि मेरे पास भी बिटकॉइन है, या हम लोगों ने जो 4 लोगों ने बिटकॉइन अपना क्रिप्टो करेंसी स्टार्टिंग में बैठ कर बनाया था, 4 लोगों ने 10, तो ऐसा है। तो अगर सभी के पास है तो हमें लेन देन करने के लिए किसी व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम चारों आपस में लेन देन कर सकते। प्रश्न आएगा ब्लॉक क्या है, फिर समझते हैं चैन। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन का मालिकाना हक हस्तांतरित करता है तो यह ब्लॉक कहलाता है। और बिटकॉइन क्या है कि चूंकि ब्लॉकचेन में ही रहती है। अब इसको समझिए, आपको पता है कि आपका घर जो है वो किसी जमीन पे बना हुआ है, तो जो जमीन है क्या वह आज से 1 साल या 10 साल या 20 साल या 50 साल या 100 साल 200 साल पहले भी आप ही का रहा होगा? कुछ लोगों का उत्तर हो सकता है हाँ, कुछ लोगों का ना। लेकिन मैं कहूंगा जिन लोगों का कहना है हाँ, तो मैं कहूंगा आप 500 साल पीछे जाइए, हो सकता है जमीन किसी और की। तो कुल मिलाकर जमीन का जो टुकड़ा जिस पर आपका घर बना हुआ है, यह जमीन को अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को आप बेच देंगे तो क्या करेगा? वो जमीन उठा के ले जाएगा कि नहीं? वह जमीन का टुकड़ा, ये जो जमीन का एक ब्लॉक है वह वहीं पर रहेगा, स्वामित्व क्या होता है? हस्तांतरित होता है। अभी मान लेते हैं ए व्यक्ति के पास है और ए व्यक्ति आप हैं, इसने आपने क्या किया, इसको बी व्यक्ति को बेच दिया, तो ये क्या हुआ? ब्लॉक का हस्तांतरण हुआ, क्योंकि जमीन का टुकड़ा वहां से जा नहीं सकता, जिस गांव जिस कॉलोनी में है वहीं पर रहेगा। ठीक इसी तरह से ब्लॉक यहां पर वर्चुअल करेंसी के संदर्भ में क्या है? स्वामित्व का हस्तांतरण करना। मेरे पास बिटकॉइन है, मैं आपको अगर दे दूं तो मैंने क्या किया? इस ब्लॉकचेन का मतलब मेरे पास बिटकॉइन है तो मैं उस चेन से जुड़ा हुआ, उस चेन का मैं एक छोटा सा कड़ी, जैसा कि मैंने कहा कि ये देखिए मेरे पास कुछ करेंसी है, तो मान लेते हैं मेरे पास ये वाली करेंसी है, मैंने कहा कि ये मेरे पास है
मैं हूं सुरेश, मैंने आपको दे दिया तो अब आप इसके क्या हो गए, स्वामित्व धारक हो गए। ये क्या था, आपका ब्लॉक था और आपका जो स्वामित्व है इसी चेन में बना रहेगा, आप उसको कहीं ले जा नहीं सकते। यही क्या है, ब्लॉकचेन तकनीकी। अर्थात यह जो पूरा डिजिटल करेंसी का पूरा जो फ्लो होता है एक चैन में होता है, इसमें स्वामित्व बदलता जाएगा और दूसरे लोग जोड़ते जाएंगे। प्रश्न आएगा फिर क्या कि ये जितने अभी चैन है इतने ही बने रहेंगे, नए बिटकॉइन नहीं आएंगे। तो उसका क्या होता है, उसको बोला जाता है बिटकॉइन की माइनिंग। तो यहां पर ब्लॉक को हम लोगों ने समझ लिया। ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो भी टुकड़ा है बिटकॉइन का, जो हिस्सा है, जो आपके पास स्वामित्व है, इसको ब्लॉक बोलते हैं। जैसे हम रजिस्ट्री कराते हैं तो जमीन कहीं नहीं जाती, स्वामित्व सिर्फ चेंज होता है। इसी को क्या कहते हैं, पैसे का तो लेन देन कर लिया, जमीन वहीं पर है। ठीक इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, इसी ब्लॉक की खरीद और बिक्री करते हैं तो इसको बोलते हैं ब्लॉक का आवंटन करना, खरीद और बिक्री करना। तो जिस तरह से यह जो पूरा ब्लॉक है, इसी ब्लॉक से मिलकर बिटकॉइन की एक श्रृंखला बनती है जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब उसी में क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन होता है, यह क्या होता है, एक चीज और समझ लीजिए, एक प्रकार का लेजर है। लेजर का मतलब क्या है, बही खाता। बही खाता में जैसा कि हमने बताया स्वामित्व क्या होगा, चेंज होगा। अभी मान लेते हैं ये जो है कि कुछ लोग हैं और इसमें से कोई व्यक्ति, आप हैं, मैं हूं, तो इसमें सभी की सूचनाएं हैं कि आखिर इसका स्वामित्व किसके पास है, इन्होंने कितने में खरीदा था, कब खरीदा था। और जैसे ये इस ट्रांसफर करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को कर दिया बी व्यक्ति को, तुरंत बी व्यक्ति का नाम इस पर आ जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का लेजर जो किसी से छुपा नहीं है, जो इस ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ उससे छुपा हुआ नहीं है। वो जान सकता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। और यहां पर जरूरी नाम असली ना, यहां पर आपको आधार कार्ड नहीं देना, अपना वोटर आईडी नहीं देना, जरूरी नहीं। तो यहां पर कोई नाम जो है कि ऐसा हो सकता है जिसको आप नहीं जानते, हो सकता है आपके घर का व्यक्ति हो और वह इससे जुड़ा हो, आपको पता ना चले, क्योंकि यहां पर कुछ सीमित जानकारियां होती हैं और यह जो जानकारियां होती हैं यह इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं और इससे जुड़े हुए लोगों को मिलती हैं। तो एक प्रकार का जो ब्लॉकचेन क्या है, एक प्रकार का लेजर है और हर ब्लॉक का अपना एक हैश होता है। हैश का मतलब होता है एक खास है, कि जैसे हम कहें कि मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा है तो मैं बताऊंगा ना कि आखिर उसका रकबा कौन सा है, खतौनी है, समथिंग कुछ भी, या प्लॉट नंबर क्या है। ठीक इसी तरह से हर ब्लॉक का क्या होता है, एक होता है। अब इसी से होता है एक प्रश्न का जो मैंने आपको कहा था कि आखिर ये जितनी कड़ियां हैं इसमें और कड़ी भी तो जुड़ेगी, इसी को बोला जाता है जो है कि ब्लॉक का माइनिंग करना, अर्थात नए जो है कि बिटकॉइन का निर्माण करना। अब देखिए हम होता क्या है, हम सोना चांदी के खदान में जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, जिस चीज की भी खदान होती है तो हम जो वहां पर जो पत्थर है अयस्क है उसको तोड़ते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, तो हमें वहां सोना चांदी जिस चीज की भी खदान हो प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी तरह से जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करते हैं, नोट छाप देते हैं। ठीक इसी तरह से जो बिटकॉइन है, इस बिटकॉइन को भी एक नया बिटकॉइन बनाने के लिए इसको बोला जाता है बिटकॉइन की ब्लॉक माइनिंग। ब्लॉक का मतलब क्या है, जो हमने बताया कि एक बिटकॉइन पहले से बना उसका स्वामित्व तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इसमें और लोगों को जोड़ना, जैसे स्टार्टिंग में सुरेश और मैं अर्थात और सब लोगों ने मिलकर क्या किया था, 10 ही तो हमने जो है कि डी मुद्रा बनाई थी। अब हम कहते हैं नहीं 100 बनाए, 200 बनाए, 500 बनाए, या फिर इसी तरह से जो बिटकॉइन वाले लोग हैं वह कहते हैं नहीं, इस कड़ी में हमें अभी अगर 100 बिटकॉइन है तो 1000 जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म है, जो कोडिंग है, उस कोडिंग को बढ़ाना होगा। और एक कोडिंग आसान नहीं है, इसके लिए आपको एक खास प्रकार के बहुत उन्नत क्वालिटी के आपको जो है कि कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको काफी उसके लिए जानकारी चाहिए। और आप कोडिंग करते जाएंगे और उसी में से कभी आपको जो है कि बिटकॉइन मिल जाएगा। जी हां, मैंने क्या कहा, कभी आपको मिल जाए, निश्चित नहीं है, क्योंकि दरअसल वो कई प्रकार के पजल्स का छुपा हुआ रूप है और जो व्यक्ति उसको डिकोड कर लेता है उसी के पास क्या आ जाता है, एक बिटकॉइन मिल जाता है। तो धीरे धीरे जब वर्ष 2009 में पहला बिटकॉइन बना था या कुछ बिटकॉइन बने थे, उसके बाद से धीरे धीरे जो बिटकॉइन बढ़ रहे हैं, इसी को बोला जाता है ब्लॉक माइनिंग।
क्यों ब्लॉक माइनिंग की? जैसे हमने कहा ये एक ब्लॉक है, ये है एक ब्लॉक है, और इसी में नया जो ब्लॉक जुड़ेगा वो तभी तो क्या बढ़ेगा, वो ब्लॉकचेन तकनीकी से जुड़ पाएगा, और ये भी क्या होगा, इसका ये इसी तकनीकी से जुड़कर क्या करेगा, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की का हिस्सा बन पाएगा। और इस ब्लॉक को जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर पर दिन रात एक काम करना होगा, लेकिन सबके पास की नहीं है, चूंकि ये क्या होता है, क्रिप्टो के फॉर्म में होता है। तो होता क्या है कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो बार बार इसमें प्रयास करते रहते हैं, कंप्यूटर के एल्गोरिदम को यूज करते रहते हैं, और उनको कई बार सफलता मिलती है। जैसे कि हर समय यह माना जाता है कि 50,000 से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, इसकी माइनिंग कर रहे हैं, और उसी में से किसी को 10 मिनट 15 मिनट, मतलब किसी एक व्यक्ति को क्या होता है 10 से 15 मिनट पर एक जो है कि बिटकॉइन मिलता है, और वह बिटकॉइन जो मिला तो उसने क्या किया, माइनिंग किया, और उसको एक नया ब्लॉक मिला, इसी को बोलते हैं ब्लॉक माइनिंग। तो धीरे धीरे मान लेते हैं हमने कहा कि 100 जो है 1000 जो है कि बिटकॉइन बन सकते हैं, और स्टार्टिंग में हमने 10 ही बनाए, धीरे धीरे क्या होगा, 11 बनेगा, 12 बनेगा, और एक लिमिट आएगी, और उस लिमिट के बाद क्या होगा, ब्लॉक माइनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक यही बात जो है कि बिटकॉइन पर भी लागू होती है। तो जैसे हर किसी भी चीज का माइन करते हैं, आप मानते हैं गोल्ड का है, सिल्वर का है, कोल का ही है, तो उसमें ऐसा तो थोड़ी रहेगा कि आप जीवन भर उसको आप माइनिंग करते रहिए, वो खत्म होगा ना। तो ठीक इसी तरह से ब्लॉक माइनिंग की टेक्नोलॉजी से जो बिटकॉइन है या जो भी है उसका भी क्या होता है, हम माइनिंग करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, कठिन है, कई तरह के एग्जाम्पल इसलिए देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही क्रॉस क्वेश्चन होता है आप फ्लैट हो जाते हैं, इसलिए अधिक एफर्ट लगाने का प्रयास करें। जैसा कि हमने बताया, हाल ही में 20,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य को जो है कि बिटकॉइन जो है कि पार कर गया है, और चूंकि यह जो करेंसी का मूल्य है इसमें अस्थिरता बनी रहती है, और इसीलिए कोई स्पष्ट व्याख्या तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी कुछ रिसर्च करके आपके लिए बताया है। लास्ट में बताऊंगा कि आखिर इसका मूल्य बढ़ा क्या है। तो देखिए बिटकॉइन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको समझिए। तो जैसा कि हमने कहा कि कंप्यूटर लेकर आप बैठ जाइए, सुपर कंप्यूटर टाइप का कंप्यूटर हो, और आप इस पर क्या करिए, माइनिंग कीजिए। दूसरा है पर्सन टू पर्सन लेन देन करके। मेरे पास है, जैसे हम 4 लोगों ने मिलकर अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई थी जिसको डी करेंसी हमने नाम दिया था, तो ऐसे ही बिटकॉइन जिन लोगों के पास में है, आप मेरे पास है तो आप मुझसे खरीद सकते हैं, आप उसका मुझे भुगतान कर देंगे, मैं आपको दे दूंगा। दूसरा है एक्सचेंज के माध्यम से, जैसे हम शेयर की खरीद बिक्री करते हैं, ठीक इसी तरह से अगर हम क्या करें जो है कि बिटकॉइन की भी खरीद बिक्री करें तो ऐसे संभव हो सकता है। तो जो बिटकॉइन के जो माइनर होते हैं वह बिटकॉइन के लेन देन को सत्यापित करने वाले लोगों को कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आखिर इनको सत्यापित कैसे करें, जैसे मान लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि हम हैं सुरेश, रमेश हैं, सोनू हैं, मोनू हैं, हम लोगों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई थी जिसको हमने डी करेंसी, अब मान लेते हैं हमने ही बिटकॉइन बनाया था, मान लेते हैं, ठीक है, मानने में कुछ जाता तो है नहीं। अब हमने कहा कि बिटकॉइन है, अब ये हुआ कि हमने कहा जो है कि हम ये हैं, हमने इनको कहा कि हम आपको क्या करते हैं, एक बिटकॉइन देते हैं। तो इसको सत्यापित कौन करेगा, ये जो लोग ये हैं, जैसे जो रमेश हैं या फिर जो है कि सोनू मोनू जो भी हैं, या जिन लोगों को आगे चल के हम लोगों ने जोड़ लिया है किसी भी रूप में, जो कि बार बार इससे ये जो कोडिंग है इससे जुड़े हुए हैं, तो इनको बोलेंगे बिटकॉइन के माइनर। और ये सत्यापित करते हैं कि हाँ यह जो लेन देन हुआ है सही व्यक्ति के पास ही हुआ है। और बहुत जो है कि यह ऐसा समझिए बहुत आसान, मतलब आसान का मतलब यह है कि जिन लोगों के पास इसकी सूचनाएं हैं वह जो है कि आसानी से इस चीज को पता कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जो बिटकॉइन है इसकी जो माइनिंग है इसको लेकर कई बार संदेह बना रहता है कि ऐसा ना हो कि एकदम होता रहे। तो आगे मैं बताऊंगा कि जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है उसकी एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं होगा कि आप दुनिया भर में जितना जो चाहें बिटकॉइन बना लें। खैर बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को इस तरह से डेवलप किया गया है कि निश्चित दर पर ही नए बिटकॉइन का निर्माण हो पाता है। निश्चित दर का मतलब है कि आप जब कुछ प्रोसेस करेंगे उसमें कुछ भुगतान करेंगे तभी हो सकता है। जैसे अधिकतम 21 मिलियन बिटकॉइन इकाइयां ही बनाई जा सकती हैं, और जब 21 मिलियन ही बनाई जा सकती हैं तो जैसे जैसे 21 मिलियन के पास एक आंकड़ा आएगा तो लोग कहेंगे इसकी तो डिमांड बढ़े। सोचिए ऐसी मुद्रा जो 4 लोगों ने बनाई थी और अब 21 मिलियन हो गया, और एक की कीमत लाखों रुपए में है, कई लाखों रुपए में है, तो समझ लीजिए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी हम लोगों ने बनाई थी कितनी जो है कि पॉपुलर हो चुकी।
अब जैसे बिटकॉइन जो एक्सचेंज होते हैं वह जो उस शेयर मार्केट जैसा होता है उसी तरह से कार्य करते हैं, उसी तरह से चलते रहते हैं। अभी इसका जो विनियमन होता है, रेगुलेशन, उसको थोड़ा समझिए। बिटकॉइन की आपूर्ति को ब्लॉकचेन से नियंत्रित किया जाता है और इसमें कोई सरकार, बैंक या संगठन छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो लोगों के पास बिटकॉइन है वही अपना क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। अब ये जो बिटकॉइन बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या क्या था? विकेंद्रीकरण मूल्य प्रणाली का निर्माण करना। विकेंद्रीकरण मूल्य प्रणाली का मतलब कि कोई सरकार, कोई जो है कि बैंक इसको रेगुलेट ना करे, वह अपने विकेंद्रीकरण, मेरे पास है, आपके पास है, आपके पास है, और लोग इसमें माइनिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे इसकी बढ़ रही है, तो कई लोगों के पास, कोई एक व्यक्ति इसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ब्लॉकचेन में देखिए होता क्या है, मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक कंप्यूटर, वहां पे कंप्यूटर, वहां ऐसे सैकड़ों कंप्यूटर रखे, इसमें जो सूचनाएं हैं वो ब्लॉकचेन से जुड़ी। तो अगर मैं एक कंप्यूटर का जो है कि धारक हूं और ऐसे 4 का और भी हूं, तो अगर मैं इस कंप्यूटर को बंद भी कर देता तो भी वो लोग आपस में कार्य करते रहेंगे। तो इस तरह से कोई व्यक्ति इसको चाहे कि रोक दे तो रुक नहीं सकता है। और यह क्या है, इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि इसको विकेंद्रित किया जा सके। अब प्रश्न आएगा कि इसकी मूल्य क्यों बढ़ रही है? तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जब डिमांड और सप्लाई का क्या है, यहां पर नियम है। यह अधिकतम क्या हो सकता है, 21 जो है कि मिलियन यूनिट ही इसके बन सकते हैं, और वर्तमान समय में 18.5 मिलियन यूनिट बन चुके हैं। अब बन चुके हैं और साथ ही साथ जब कीमत प्रति यूनिट के मैंने आपको दिखाया लाखों रुपए में है, तो क्या होगा, लोगों के अंदर डिमांड बढ़ गई है। और डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये काफी लोकप्रिय है। बैंक से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको ऑडी खरीदना, मर्सिडीज खरीदना, जो कुछ खरीदना है आप बिटकॉइन से खरीद सकते हैं। स्वाभाविक है, आप क्या चाहेंगे, आपके पास बिटकॉइन हो। और आप क्या करेंगे कि जब इसकी डिमांड करेंगे, और आपूर्ति तो क्या है, सीमित है, छापा इसको जा नहीं सकता, बनाया इसको जो है कि जा नहीं सकता आसानी से। एक बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है जो कि बहुत कठिन प्रक्रिया है, और वो भी फिक्स है कि इतने समय बाद या इस प्रोसेस से एक बिटकॉइन मिलेगा, और मैक्सिमम लिमिट भी तय है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। इसके कारण इसकी कीमत क्या है, बढ़ रही है। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा, अगर हम इसको समझें, भारत के संदर्भ में समझें, तो देखिए होता क्या है कि ये जो महामारी का दौर आया, इस महामारी के दौर में क्या हुआ कि बैंकों ने, सरकारों ने अपने अपने हिसाब से नियम बनाए। अब जब नियम बनाए तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी अपनी करेंसी थी जिसको फिएट मुद्रा बोलते हैं, इसको क्या किया, इन्होंने अपने हिसाब से सर्कुलेट किया। सभी सरकारों ने सोचा कि अधिक से अधिक मुद्रा को क्या करो, आप जो है कि मार्केट में डाल दो, जिससे आर्थिक तरलता बन जाए। और आर्थिक तरलता से क्या होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, और पैसा जब जाएगा तो क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे, निवेश करेंगे। इससे क्या हुआ, जो फिएट मुद्रा का जो मूल्य है वह क्या हो गया, कम होगा। जैसे आसान शब्दों में मैं कहूं कि आरबीआई अभी क्या कर रहे, कहे कि हम जो है कि 5-6 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डाल रहे हैं, तो क्या रुपए की मूल्य कीमत उतनी ही रहेगी? नहीं रहेगी ना। क्या होगा, रुपए का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण क्यों? क्योंकि वह जो मुद्रा है अचानक आई है, और उससे जब सबके पास, अभी मुझे एक मार्कर खरीदना, मेरे पास 10 रुपए, आरबीआई कह लो 100 रुपए लो, और मुझे मार्कर की जरूरत, मुझसे कोई दुकानदार कहेगा नहीं 10 रुपए का नहीं 20 रुपए, मैं कहूंगा लो 20 रुपए ले लो। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मूल्य कम होती है। तो लोगों को लगा कि ये जो मूल्य है, चाहे नोटबंदी का कोई समय आ जाता है या कुछ ऐसा आ जाता है, तो ये जो फिएट मुद्रा है, अगर इसमें हम अपना निवेश रखते हैं तो इसका मूल्य कम ज्यादा रहता है। तो क्यों ना एक ऐसा जो है कि करेंसी में निवेश किया जाए जिसमें क्या हो, पैसा सुरक्षित है। और यह आप देखेंगे कोविड के दौरान जो बिटकॉइन से लेकर अन्य क्रिप्टो करेंसी है उसमें निवेश तेजी से बढ़ा। दूसरा, इसको अब क्या किया जा रहा है, निवेश का एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दिन प्रतिदिन इसकी कीमत बढ़ रही है। तो जो लोग पहले शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, इसमें लगा रहे हैं। भारत के संदर्भ में समझें तो वर्ष 2018 में आरबीआई ने सभी बैंकों को कह दिया था कि नहीं, आपको किसी भी ट्रांजिशन की अनुमति नहीं देनी है जो कि बिटकॉइन से संबंधित। लेकिन हुआ क्या, इसी साल मार्च 2020 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो आरबीआई का निर्णय था ठीक नहीं है, और उसने
क्या किया कि जो डिसीजन दिया आरबीआई के रेगुलेशन के खिलाफ दिया, इससे क्या हुआ, जो क्रिप्टो करेंसी का जो वैधता है वो बढ़ गई, वैधता बढ़ने से मांग बढ़ी और उसी में कोविड आ गया। लोगों को लगा कि हमारे पास जो अन्य नोट है, फिएट मुद्रा है, उसका मूल्य तो इतना ठीक नहीं है, लेकिन बिटकॉइन में हम निवेश कर देते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है उन्होंने बैठे बैठे निवेश के रूप में क्या कर दिया, वो अब कर दिया। अब यह क्या है, एसबीआई, आईसीआई, किसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बिटकॉइन खरीद सकते हो। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, कई तरह की चीजें आ रही। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इसे क्या कर रही हैं, भविष्य की मुद्रा के रूप में देख रही हैं और इसलिए उनको लग रहा है कि हम इसमें निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। जो वैश्विक म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, वह कई निवेश कर रही हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे आपसे पैसा लेती हैं, ऐसी जगह निवेश करती हैं जहां प्रॉफिट ज्यादा हो, तो यहां पर इन कंपनियों ने निवेश किया। सोचिए, हर व्यक्ति, हर कंपनी, हर संस्था ये चाह रही है कि बिटकॉइन उसके पास है। तो क्या होगा कि ये जो अंतरराष्ट्रीय जो मुद्राएं बन रही हैं, इसके वजह से क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। दूसरा एक चीज ये भी है कि कई जो राष्ट्रीय सरकार हैं, बैंक हैं, वो सभी कह रही हैं कि डिजिटल मुद्रा, चाहे चाइना की बात ले लीजिए, जो है कि या फेसबुक की बात ले लीजिए, सभी कंपनियां और जो सरकारें हैं वो डिजिटल मुद्रा की ओर बढ़ रही हैं। तो लोगों को लग रहा है कि नई डिजिटल मुद्रा आने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो बनी हुई मुद्राएं हैं इनका मूल्य बढ़ेगा। तो लोगों का जो भरोसा है बिटकॉइन पर बढ़ रहा है, खरीदारी ज्यादा हो रही है और साथ ही साथ जो इसमें निवेश का जो एक मूल्य है वो तो बना ही हुआ है। तो इन सब कारणों के कारण क्या हो रहा है, जो बिटकॉइन है उसकी डिमांड बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि देखिए, ये बिटकॉइन की खरीद हम और आप तो देखिए कर नहीं पाएंगे, इसमें लगेगा पैसा। तो जिन लोगों के पास पैसा है वो हमेशा यह सोचते हैं कि उस पैसे को कहां लगाया जाए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो अगर वर्तमान समय में आप इसको देखें तो यह पैसे को छुपा के रखने का एक सेपरेट तरीका। आप गोल्ड में निवेश करेंगे, आपको यहाँ जो है कि हो सकता है टैक्स वाले छापा मार दें, आपको पता ना पड़े कहाँ पैसा रखें, क्यों रखें। जमीन में रखते हैं, अगर मान लेते भूकंप आ जाए, कुछ ऐसा हो जाता है तो भी दिक्कत है। तो लोगों ने सोचा कि पैसा कमा के हम इस अगर बिटकॉइन के रूप में रख सकते हैं तो कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि बिटकॉइन में हमने कितने पैसे लगे, कहाँ रख रखा है। तो एक तरह से ये हवाला मार्केट का भी एक एग्जाम्पल बन रहा है, साथ ही साथ जो लोग पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं उनका बन रहा है, और बाकी तो जो दुनिया में जो करेंसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका रूप है ही है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि बिटकॉइन का ये पूरा झमेला है क्या है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो मैंने प्रयास किया, क्या मैं आपको समझा पाया कि नहीं कि बिटकॉइन क्या है और उसका कीमत से क्या लेन देन इस समय चल रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।